राघवन, बेंगलुरु में बताया जा रहा है कि जो दफ्तर है शायद जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कई अंदेशा है कि बेंगलुरु में या कर्नाटक में प्रदर्शन हो सकता है पीएफआई के बैन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए केरल और कर्नाटक दो ऐसी जगह हैं हमें जहाँ पर इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बेंगलुरु में हालांकि कह सकते हैं कि कैडर बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन करावली कर्नाटका और नॉर्थ कर्नाटका में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा है पीएफआई का। इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये स्टेट हेड ऑफिस है पीएफआई का, यहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी की गई। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों के समाज की सेवा के लिए पीएफआई बना या फिर अल्पसंख्यक समाज को देश के खिलाफ उकसाने के लिए पीएफआई बना। पिछले 10 साल के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देख लीजिए। आज जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, वहां पर भी ये लिखा गया है कि कर्नाटक सरकार ने भी पीएफआई पर पाबंदी की मांग की थी, जिसे कंसीडर किया गया है। पिछले 10 सालों में ये लगातार पीएफआई के लोग, क्योंकि हम ज़्यादा कवर करते हैं पीएफआई को, लगातार कहते हैं कि बीजेपी एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है। लेकिन 10 साल पहले जब पहली बार 2012 में, आपको याद होगा, जब केरल हाईकोर्ट में उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उम्मन चांडी सीएम थे, उन्होंने ये कहा था कि सिमी का एक नया रूप है। अभी फिलहाल देख लें तो निजामाबाद में जो पहली कार्रवाई हुई कराटे की ट्रेनिंग की आड़ में, वहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो कार्रवाई निजामाबाद पुलिस की थी, जिसके बाद एनआईए ने इसको अपने जांच के दायरे में लिया था और बहुत विस्फोटक जानकारियां वहां से मिली थी। हम लगातार उस बात को लेकर रिपोर्ट करें। 2016 की बात कर लें, पहली बार आईएसआईएस का नाम केरल में सामने आया था। 22 लोग केरल से आईएसआईएस लड़ने के लिए सीरिया चले गए थे और उसमें भी ये कहा गया था कि अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई के नेताओं ने इन लोगों को मोटिवेट किया था। तो कुल मिलाकर एंटी टेरर एक्टिविटीज फंड, जो रिहैब फाउंडेशन की बात लगातार आती है, लगातार ये कहा गया कि सीए एनआरसी के लिए जो मोबिलाइजेशन हुआ था क्राउड का, उसके फंड के लिए रिहैब फाउंडेशन का नाम बहुत आगे सामने आया था। सीएफआई, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये एसोसिएट संगठन है। हिजाब की बात करें, जब हिजाब बैन को लेकर यहाँ पर एक छोटी सी बात हुई थी एक स्कूल के अंदर, उसको पूरे स्वागत भी किया जा रहा है। सियासी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएफआई पर बैन का स्वागत किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो है ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है। इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू शिंदे साहब, देश नागरिक। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पीएफआई पर बैन पर एसडीपीआई का बयान। देश में अघोषित आपातकाल है। पीएफआई पर बैन को लेकर एसडीपीआई ने लोकतंत्र पर हमला हुआ है, ये कहना है एसडीपीआई का। तो देखिए, एक तरफ जहां स्वागत किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके खिलाफत में उतर आए हैं। एसडीपीआई ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला है। सीधा नीतीश चंद्रमा से योगी जुड़ चुके हैं पटना से। नीतीश, एसडीपीआई का आपने रिएक्शन सुना, कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला है, आपातकाल लग गया है, अघोषित आपातकाल लग गया है। लेकिन जिस तरह से आज देश भर में जहां जहां पर पीएफआई के सेंटर्स हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि अंदेशा इस बात का बहुत ज्यादा है कि हो सकता है कि बैन के खिलाफ आज कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरे। वहां से क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल पीएफआई के साथ साथ जो उससे जुड़ी हुई तमाम संस्थाएं हैं, उनका अलग अलग विंग है। हर सेक्टर में उनके अलग अलग विंग हैं, तो जाहिर है उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं आना ये स्वाभाविक है। लेकिन जाहिर है इस खबर के बाद चूंकि अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था, तो बिहार में पीएफआई से जुड़े जो तमाम लोग थे वो पहले ही से अंडरग्राउंड हो गए थे। चूँकि आप पटना के फुलवारी शरीफ से ही पूरे पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, फिर एनआईए ने जांच संभाली और उसके बाद जहां जहां लगातार छापेमारी हुई है, इस वजह से सारे लोग अंडरग्राउंड हैं। यहाँ बिहार में कोई विरोध पिछले कुछ दिनों से भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया, लेकिन यहाँ भी पीएफआई ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है। और पटना में जिस अतहर परवेज ने जो दफ्तर यहाँ चलाता था, वो तो सिमी से जुड़ा हुआ था, और जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे पटना में और बनारस में, उसमें जो लोग अभियुक्त थे उनके जमानतदार के तौर पर वो था। तो कई ऐसी चीज़ें पहले से ये सुरक्षा एजेंसियों को मालूम थी कि सिमी से जुड़े लोग, जो सिमी प्रतिबंधित है उसके ही जुड़े हुए लोग थे, वो पीएफआई में शामिल हो गए थे। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, जो बाहर से दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जो अंदर का एजेंडा था वो अब जब सामने आया है तो प्रतिबंध की बात बिहार में जिस तरह से फुलवारी शरीफ में जो मॉड्यूल फूटा और मॉड्यूल जो पर्दाफाश हुआ, उसने पूरे देश को बता दिया कि आखिरकार
पीएफआई की मंशा क्या है और वो किस तरह से विजन 2047 को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो कि बेहद खतरनाक था, बेहद ही संगीन था। और जैसे जैसे खुलासे होते गए आप देख रहे हैं कि एनआईए ने इसमें तफ्तीश की और आज इस पर बैन लग गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।